तो आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आज इतिहास शुरू कर रहे हैं। इतिहास को अगर देखा जाए तो हम 3 पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, और दूसरा क्या आएगा? बोलो। मध्यकालीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इतिहास को हम इस 3 कैटेगरी में बांटकर पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास की। किसकी बात करने वाले हैं हम लोग? प्राचीन भारत के इतिहास की हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास को अर्थात प्राचीन इतिहास को देखा जाए तो 3 भागों में हम लोग बांटकर देखेंगे। पहला है पूर्व ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि पूर्व ऐतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है। तो पूर्व ऐतिहासिक काल जिस समय में हमें कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती, अर्थात ये उस समय की बात कर रहा है, हमें कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसमें लिखित सामग्री तो उपलब्ध है, लिखित सामग्री उपलब्ध है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित सामग्री उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। और जो ऐतिहासिक काल है, जो ऐतिहासिक काल है इसमें क्या है? लिखित सामग्री भी उपलब्ध है और पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, लिखित सामग्री उपलब्ध है, लिखित सामग्री उपलब्ध है और पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है। तो इस तरह से सामग्रियों की उपलब्धता के आधार पर
प्राचीन इतिहास का बंटवारा किया गया है 3 भागों में। पूर्व ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित सामग्री कोई उपलब्ध ही नहीं है, आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित सामग्री तो उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, और ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री भी उपलब्ध है और पढ़ा भी जा सका है। इस तरह से 3 भागों में बांटा गया है। अब अगर हम लोग बात कर लें थोड़ा सा इतिहास के जानने के स्रोत पे, किसकी बात करने वाले हैं हम? इतिहास के जानने के स्रोत पर बात करने वाले हैं। अब इतिहास के जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत यानी इतिहास की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से होती है, उसी के बारे में हम यहाँ थोड़ी सी जानकारी करेंगे। जैसे प्राचीन काल में कुछ पुरातत्व होते थे, जिसमें स्मारक हो गए, आपके मंदिर हो गए, सिक्के हो गए, मूर्तियां हो गई, इन सब के आधार पर हम इतिहास की जानकारी करते हैं, है ना। तो पुरातत्व हो गया, है कि नहीं? पुरातत्व के आधार पर हम इतिहास को जानते हैं, जिसमें आपके मंदिर, है ना, स्मारक, सिक्के, मुहरे आदि, इन सब के आधार पर हमें इतिहास की जानकारी होती है और इन सबको हम पुरातत्व के अंतर्गत रखते हैं। आगे अभिलेख भी है कुछ, अभिलेख, है ना। अभिलेख क्या होता है कि पत्थर की शिलापट्ट होती है जिसपे कुछ खुदाई करके लिख दिया जाए, कुछ बातें लिख दी जाए, उसे ही हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेख की आगे चलकर हम लोग देखेंगे 3 कैटेगरी होती है, जिसमें स्तंभ लेख, है ना, शिलालेख, स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहालेख। ये 3 प्रकार के हमको अभिलेख मिलते हैं। इन्हीं के आधार पर भी हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। अब जैसे लिखावट के लिए अगर बात की जाए तो ताड़पत्रों का प्रयोग किया जाता था। किसका? ताड़पत्र का, भोजपत्र का, ताम्रपत्र का, है ना। इन तमाम चीजों का प्रयोग किया जाता था। ताड़पत्र हो गए, भोजपत्र हो गए, ताम्रपत्र हो गए, अभिलेख हो गए। तो इन्हीं कुछ के आधार पर हम इतिहास की जानकारी रखते हैं। इतिहास के जानने के ये सोर्स हैं, इतिहास की जानकारी करने के क्या है, ये स्रोत हैं। थोड़ा सा अगर हम अभिलेख की चर्चा कर लें, मोहरों की चर्चा कर लें, तो अशोक के अभिलेख की हम लोग बात करने वाले हैं। किसके अभिलेख की? अशोक के अभिलेख की बात करने वाले हैं। अशोक का कौन सा अभिलेख है? रुम्मनदेही अभिलेख। हालांकि अभी हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे मौर्य काल में, लेकिन थोड़ा सा हम आपको जोड़ रहे हैं। अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख, अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख, है ना। अशोक के जो रुम्मनदेही अभिलेख है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं। यह है कहाँ? लुम्बिनी, नेपाल में। कहाँ है ये? हाँ, लुम्बिनी नेपाल में है ये। अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल में है। यहाँ से हमें कौन सी ऐतिहासिक बातों की जानकारी मिलती है उसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। इसमें एक बात बताई जाती है कि इसमें उपज का
उपज का आठवां हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। कर यानी टैक्स, कर के रूप में लिया जाता था। उपज का आठवां हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। ये कौन बता रहा है? अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख, है ना। तो इस तरह से ये ऐतिहासिक जानकारी हमको मिलती है।